अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बाद मसले ऐसे होते हैं मैं खुद जानबूझ के उनको नहीं बयान करता। हज पे भी मैं यही काम करता हूँ। जब हज पे ग्रुप के साथ जाता हूँ मैं, तो वो जो खांचे वाले मसले होते हैं ना, जहाँ से निकलने की गुंजाइशें होती हैं, वो मैं नॉर्मली बयान नहीं करता। उसकी वजह यह है कि एक मिजाज है इंसान का। जैसे वो मसला बयान होता है ना, हर शख्स समझता है कि मैं तो इसी में आता हूँ, और वो सहूलत लेने के चक्कर में होता है। चाहे वो ना भी आता हो, लेकिन वो मिजाज है एक इंसान का बहरहाल। तो ये भी मसला क्योंकि सहूलत वाला है, इसलिए मैं पहले से आपको एक इंडिकेटर लगा रहा हूँ कि आपको फ़ैसला अपने और अपने खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए करना है। ये मैं फ़ैसला नहीं करूँगा, ये फ़ैसला आपके अपने हाथ में है। और जो आप फ़ैसला करेंगी, शरीयत उसको मानती भी है। गलत फ़ैसला करेंगी तो मुज्तहिद के पास तो इल्म गैब नहीं है, ना उनके वकला के पास इल्म गैब है। आप कहेंगे जी 1000 रुपया खुम्स, तो लेंगे, पर्ची काट के आपके हाथ में रख देंगे। अगर ये आपने 1000 रुपया खुम्स गलत निकाला होगा, डंडी मारी होगी, तो वो खुदा और इमाम पकड़ेंगे आपको, दुरुस्त। लिहाजा इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें एहतियात की ज़रूरत है कि कहीं आप वही इंसान का जो मिजाज है ना, वो दरमियान में ना आ जाए बीच में, वरना उसकी वजह से इंसान फंस सकता है बाज़ औक़ात। देखिए, आगा सिस्तानी का एक नज़रिया है। अच्छा, ये आगा सिस्तानी का नज़रिया ख़ास तकरीबन उन्हीं का मैं मसला भी बयान कर रहा हूँ। आगा सिस्तानी ये फरमाते हैं कि वो माल, देखें, एक हर इंसान की एक माशरती हैसियत होती है, ठीक है। शरीयत इस्लाम आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप कोई ऐसा काम करें जो आपकी अपनी तज़लील का ज़रिया बने, आपकी अपनी तज़लील का ज़रिया बने। ऐसा काम करने की इजाज़त शरीयत आपको नहीं देती, दुरुस्त। लिहाजा शरीयत कहते हैं कि अपनी हैसियत का ख्याल रखो, उसको बचा के रखो, उसकी हिफाजत करो। यानी इंसान इतना लाउबाली हो जाए, यानी ये भी रिवायतों में, हाँ, कि इंसान इतना लाउबाली हो जाए कि उसको कुछ पता ना हो कि कौन उसके बारे में क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, सही कह रहा है, गलत कह रहा है, उसको कोई टेंशन ही ना हो। ये कोई पसंदीदा सिफत नहीं है इंसान की। हाँ, हर बात पर ध्यान धरे, ये भी कोई पसंदीदा सिफत नहीं है। एक मोतदिल मिजाज होना चाहिए कि अगर सही बात कर रहे हैं तो मुतासिर होना चाहिए इंसान को, और उसको चेंज करना चाहिए अपने आप को। हाँ, गलत बात कर रहे हैं तो सही है, आप कहेंगे नो टेंशन, लेकिन सही बात पे भी नो टेंशन, ये गलत चीज़ है, दुरुस्त। बस इस्लाम ये कहता है कि आप अपनी हैसियत को बचाएं, अपनी आबरूरेज़ी खुद ना करें, और ख़ुद सबब ना बने अपनी आबरूरेज़ी का, दुरुस्त। अब वो ख़र्चा, वो अखराजात कि जो आप इसी वजह से सिर्फ़ करते हैं कि ताकि आपकी इज़्ज़त व आबरू माशरे में महफूज हो जाए, इस ख़र्चे को भी शरीयत ने आपका जायज़ ख़र्चा माना है। वो ख़र्चा कि जो हिफ्ज़ आबरू के लिए, अपनी शान और हैसियत को बचाने के लिए आप माशरती तौर पर करते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें मेरा लिबास फटा पुराना, गंदा मैला कुचैला, ये शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती मुझे, क्योंकि ये बिलाखिर मेरी तज़लील है, मेरी ज़िल्लत है। मैं अपनी शान की और अपनी हैसियत की हिफाजत नहीं कर रहा हूँ, अपने आप को बेआबरू कर रहा हूँ, दुरुस्त। तो शरीयत कहती है कि ये काम ना करो। अच्छा, इस काम से बचने के लिए मुझे मतलब फ़र्ज़ करें 4 जोड़े ख़रीदने पड़ेंगे, सर्फ एक्सेल ख़रीदना पड़ेगा, दुरुस्त, ताकि कपड़े धुल सकें, वॉशिंग मशीन ख़रीदनी पड़ेगी मसलन। इस बाबे मिसाल सिर्फ समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। तो ये जो खर्चे मैं कर रहा हूँ अपनी हिफ्ज़ आबरू के लिए कर रहा हूँ, तो ये हमारे जायज़ एक्सपेंसेस माने गए हैं। लिहाजा जो भी जायज़ एक्सपेंस होता है उसके ऊपर खुम्स नहीं होता। यहाँ तक समझ में आ रही बात। अब आ जाएँ हम अपने क्या कहते हैं सवाल की तरफ चलेंगे। उन्होंने पूछा, देखें, अच्छा उससे पहले मैं एक और मिसाल दे दूँ आपको। ये आपने सुना होगा कि जहेज़ पर खुम्स नहीं होती, सुना है मसला ये आपने? नहीं सुना? चलें, जिन्होंने सुना है उसके अगर आप आगा सिस्तानी की तौज़ीह उठा के देखें तो उसको इन्होंने इसी बाब से सही किया है। यानी इस जहेज़ को आगा सिस्तानी जो इस्तिस्ना बनाते हैं उसको इसी चीज़ में लेकर आए कि अगर जहेज़ जमा ना करना
इसकी इज्जत और आबरू की कमी का सबब, लोग इसको लाउबाली कहेंगे, लोग इसको बातें करेंगे कि कैसा बाप है जिसको अपनी औलाद की फ़िक्र ही नहीं है। तो ये जो जुमले हैं ना, उनके वो इसी मतलब की तरफ इशारा है कि ये जो पैसा खर्च कर रहा है गोया अपनी हिफ्ज़ शान और अपनी हिफ्ज़ आबरू के लिए खर्च कर रहा है, क्योंकि अगर ये खर्चा नहीं करेगा तो लोग इसको बातें करेंगे, दुरुस्त। लिहाजा इस वजह से वो खर्चा जो करेगा जहेज़ की मद में, वो खर्चा उसका जायज़ खर्चा बन जाएगा और एग्जैम्प्ट हो जाएगा खुम्स से। अलबत्ता चीज़ लेके जो रख रहा है वो, अब मैं वो अभी उसकी तफसील में नहीं जाना चाह रहा, वो शायद पहले आया भी था, मेरा ख्याल है, नहीं आया तो फिर कभी से। इसी तरीके से फ़र्ज़ करें मसलन एक दुल्हन है, नई नवेली दुल्हन, तो कुछ मकदार ज़ेवरात, कुछ मकदार लिबास ऐसे होंगे यकीनन कि ये भी अगर इसके पास ना हो तो लोग इसको बातें करेंगे, क्या ये कैसी दुल्हन है, मतलब फ़र्ज़ करें इसके पास कोई ढंग का कपड़ा ही नहीं है पहनने के लिए, या इसके पास कोई ज़ेवरात ही नहीं है मसलन, तो कुछ मतलब फ़र्ज़ करें इसको 3 सेट मिले मसलन, हालांकि आजकल के ज़माने में तो आर्टिफिशियल सेट ही मिलते हैं 3, लेकिन फ़र्ज़ करें किसी ने सोने के दे दिए हो, दुरुस्त। मुमकिन है एक सेट इनमें ऐसा हो कि जो इसकी हिफ्ज़ शान के लिए ज़रूरी हो, कि ये भी ना हो तो वाकई इसको बातें होंगी कि यार कैसी दुल्हन है, कुछ भी नहीं है इसके पास पहनने के लिए, नई नवेली दुल्हन हो ख़ास तौर पे, तो ये एक सेट इसकी हिफ्ज़ शान के लिए। अब ये एक सेट यूज़ करे या ना करे इसके ऊपर खुम्स नहीं होगी, दुरुस्त। इसी तरीके से मतलब फ़र्ज़ करें इसको 21 जोड़े मिले, लेकिन ये 21 के 21 जोड़े ऐसे नहीं होंगे जो जिसके ऊपर उसकी शान डिपेंड करती होगी। मुमकिन है उसमें से 5-7 जोड़े ऐसे हों कि ये जोड़े एसेंशियल हैं, कि ये नहीं होंगे तो इसकी, यानी ये भी नहीं हो, 21 के ऊपर के भी ना हो और ये भी ना हो, तो ये इसकी नक्शे शान है। ये 6-7 जोड़े ऐसे हैं कि ये होना इसकी हैसियत और इसकी शान के लिए ज़रूरी हैं, वो अल्लाह इसको बातें होंगी। तो ये 6-7 जोड़े चाहे वो यूज़ करे या ना करे, इनके ऊपर खुम्स नहीं होगी। हाँ, उनसे एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं फिर उसमें वही नॉर्मल मसला चलेगा, वो अगर उसने साल के दौरान इस्तेमाल कर ली तो खुम्स नहीं होगी, और साल के दौरान अगर वो एक्स्ट्रा चीज़ें इस्तेमाल ना हो सकी तो फिर उनका खुम्स उसको मार्केट वैल्यू के हिसाब से देना पड़ेगा। मतलब फ़र्ज़ करें इसको फ्रिज भी मिला है, इसको मतलब माइक्रोवेव ओवन भी मिला है और अला बला 10 चीज़ें मिली हैं, मगर मुमकिन है ये सारी चीज़ें ऐसी ना हो जो इसकी हिफ्ज़ शान के लिए ज़रूरी हों, लेकिन कुछ मकदार लिबास, कुछ मकदार ज़ेवरात, ये एक ऐसी चीज़ होती है कि जो हिफ्ज़ शान के लिए वाक़ई एक नई नवेली दुल्हन के एतबार से ज़रूरी होती हैं, तो वो एग्जैम्प्ट हो जाएंगी, उन पे खुम्स नहीं होगा, चाहे वो इस्तेमाल ना भी हों, लेकिन उससे ज़्यादा जो मकदार है वो अगर इस्तेमाल होंगी तो खुम्स नहीं होगा, इस्तेमाल नहीं होंगी तो खुम्स देना पड़ेगा, और जो मौजूदा मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से उसका खुम्स देना होगा। हल हुआ आपका मसला? दे हैं क्या फरमाया? देना किसको होगा? मुज्तहिद जामे जिसकी आप तकलीद करते हैं, देना किसको होगा? यानी बीवी को देना होगा, और किसको देना होगा? मेरी नमाज किसी और के ऊपर वाजिब होगी, मेरी नमाज मुझ पे वाजिब होगी, मेरी नमाज मेरी बीवी पे वाजिब नहीं होगी, या बीवी की नमाज मेरे उसके शौहर पे वाजिब नहीं होगी। हर इंसान की जिम्मेदारी अपनी अपनी है, चीज़ें आपकी, जहेज़ आपको मिला, फ़ायदा आपका हुआ हैं जी, और आप कहें जी खुम्स शौहर दे, उस बेचारे ये ज़म्बिन कोतलत, उस बेचारे ने कौन सा कसूर किया? सिर्फ हाँ करने का कसूर किया कि खुम्स उसकी गर्दन पे चला जाए। लिहाजा असल वाजिब जो है वो औरत पर है। अब इसमें इसमें ये हो सकता है, मतलब आप जिस तरह अक्सर ख़वातीन कहती हैं हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, ये है ना, मैं तरीका बताता हूँ, अपनी चीज़ों में से कुछ चीज़ें बेचें जो एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई हैं। मतलब फ़र्ज़ करें फ्रिज घर में पहले से ही चल रहा है, आपका फ्रिज बंद पड़ा हुआ है साइड में, बेच दें, पैसे जो आएँ उससे खुम्स अदा करें अपनी चीज़ों का। हालांकि फ़र्ज़ करें कि ये भी मैसर ना हो, मतलब ससुराल वाले नहीं बेचने दे रहे, शौहर राज़ी, अव्वल तो उनकी रज़ायत शर्त नहीं है, लेकिन आला बाज़ औक़ात सिस्टम ऐसा होता है कि झगड़े तो नहीं मोल लिए जा सकते और मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं, तो फिर आसान हल ये है कि आप मसलन या तो मुसालत करें जिस मुश्तरी की तकलीद में आप उनसे या उनके वकील से कि भाई हम किस्ती देंगे, अभी पैसे नहीं हैं, जैसे जैसे जो भी आपकी मुसालत हो उनके साथ, या फिर शौहर से कर्ज़ा लें, कर्ज़ुल हसना लें उससे। हमारे यहाँ वैसे तो शरीयत के हिसाब से हर कर्ज़ा कर्ज़ हसना होता है, मगर हमारे माशरत के हिसाब से एक ख़ास इस्तिलाह है कर्ज़ हसना, यानी कर्ज़ हसना आप सामने वाले को बता रहे हैं कि हुआ तो मिलेंगे, नहीं हुआ तो नहीं मिलेंगे, यानी ये ऐसा कर्ज़ा है।
जबकि शरीयत में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कर्जा है तो देना ही देना है आपको। कर्जा का मतलब ये होता है, कर्जा उस माल को कहते हैं जो आपने किसी से वापसी की शर्त पर दिया हो। फिर आप हसना कहें उसको या हसना ना कहें, वो आपकी गर्दन पर है कर्जा। दुरुस्त। शौहर से आप कर्जा लें और फिर उस कर्जे से आप खुम्स अदा करें, और फिर वो आप हैं और आपका शौहर है, कैसी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, किस तरह आप उसे माफ़ करवाती हैं, ये आपका हुनर। दुरुस्त। तो ये इसका एक आसान तरीका। एक मिनट, सेल लगा दें। अब देखें, बिलाखिर वो आपको मौजूदा मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसका हिसाब तो करना पड़ेगा। बिल्कुल एक एक चीज़ का हिसाब करना पड़ेगा। एक इतना देखें, जब भी आप अंदाजे से निकालेंगे ना, तो आपको इतना माल निकालना पड़ेगा कि आपको ये यकीन हासिल हो जाए कि जो मेरी गर्दन पे था वो तो इसी के अंदर उतर गया, ज़्यादा ही गया होगा, कम नहीं गया होगा, ये यकीन होना चाहिए। तो फिर आप अंदाजे से भी दे सकती हैं। देखें, जहेज़ का मसला आगाज़ सिस्तानी के एतबार से, जहेज़ में दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक ज़माना वो होता है जब वालिदैन जमा कर रहे होते हैं, एक वक्त वो आता है कि जब बेटी को रुखसत कर दिया, जहेज़ बेटी के हवाले करके उसको भेज दिया ससुराल। ठीक, ये दो इसके फ्रेजेज़ हैं। एक फ्रेज़ शादी से पहले का, जब ये माँ बाप की मिल्कियत है और माँ बाप जमा कर रहे हैं। एक फ्रेज़ शादी के बाद का कि जब ये बेटी को देकर रुखसत कर दिया जाता है, अब ये बेटी की मिल्कियत है। ठीक है। तो एक मसला तो हमेशा आप याद रखें कि जब मिल्कियतें चेंज होती हैं तो मीटर ज़ीरो हो जाता है। दुरुस्त। मतलब फ़र्ज़ करें ये मेरा मोबाइल था जो 1 साल से यूज़ नहीं हुआ था। दुरुस्त। इस पे हो गया खुम्स वाजिब। मैंने इसका खुम्स, जो भी इसकी मार्केट वैल्यू थी उसके हिसाब से खुम्स निकाल दिया मैंने। अब ये खुम्स पेड हो गया ना, लेकिन जैसे ही मैं ये किसी को दूंगा, मतलब फ़र्ज़ करें मैंने अपनी बेगम को दे दिया तोहफे में, तो ये कल तक मेरा था, आज ये मेरा नहीं है, मेरी बेगम का है मसलन। दुरुस्त। अब मिल्कियत चेंज हो गई है। अब ऐसा नहीं है कि उसके पास अगर 1 साल पड़ा रहे तो वो ये सोचे कि जी मेरे शौहर ने तो दे दिया था खुम्स, तो इसका तो खुम्स पे हो चुका है। वो जब तक शौहर की मिल्कियत में था, अगर 100 साल भी पड़ा रहता तो शौहर पे दोबारा खुम्स नहीं होता। लेकिन अब जबकि मिल्कियत चेंज हो गई है, अब इसकी मालिक बेगम बन चुकी है, तो 1 साल इस्तेमाल नहीं करेगी तो बेगम पर भी इसका खुम्स वाजिब हो जाएगा। दुरुस्त। शौहर का दिया हुआ खुम्स बेगम को फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। हाँ? नहीं, पुराने की कोई शर्त नहीं है। जिस वक्त कोई चीज़ आपकी मिल्कियत में आई, चाहे वो यूज़ ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी मिल्कियत में आने के बाद से लेकर 1 साल या अगली डेट आने तक आपने उसको यूज़ नहीं किया, तो आपके ऊपर भी उसका खुम्स वाजिब हो जाएगा, चाहे पहले उसका 10 दफ़ा खुम्स निकल चुका हो। दुरुस्त। ये एक चीज़। जब मिल्कियत चेंज होती है तो पिछला इस्तेमाल ख़त्म, नया मालिक, नया मीटर स्टार्ट। पीछे मतलब फ़र्ज़ करें जो शौहर ने इस्तेमाल किया भी था अगर, तो वो जब तक शौहर की मिल्कियत में था उसका बेनिफिट शौहर को मिलता। लेकिन अब जब शौहर से मिल्कियत चेंज हो गई है और ये बेगम की मिल्कियत में चला गया, तो ये बेनिफिट अब बेगम को शौहर के इस्तेमाल का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ज़्यादा वो नया मीटर स्टार्ट हो जाएगा, 0 मीटर हो गई ये गाड़ी आपकी वापस। दुरुस्त। तो ये एक चीज़। तो ये हमें 2 हिस्सों में बहस करनी है। अब पहले हम पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। पहला हिस्सा ये है कि शौहर या मतलब माँ बाप जो हैं वो बेटी के लिए जहेज़ जमा कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये ज़हन में रखें कि ये बेटी का मतलब बेटे के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ज़्यादा बेटे की जो बरी वगैरह के लिए अगर चीज़ें ख़रीदी जा रही हैं तो उसका तो खुम्स बहरहाल ये बेटों ने बंद करवा दिया, उसका खुम्स देना पड़ेगा। दुरुस्त। एक तो ये कि ये बेटियों के जहेज़ का मसला है, इस बरी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। लिहाजा अगर बेटे के लिए कुछ जमा किया जा रहा हो तो उसका तो बहरहाल खुम्स देना होगा। ये एक चीज़। आगा सिस्तानी इस जहेज़ के सिलसिले में तकरीबन 4 शर्तें लगाते हैं। एक तो ये कि जिस इलाके में आप रहते हों उस इलाके का रवाज यही हो कि आहिस्ता आहिस्ता करके जहेज़ जमा किया जाता हो। एक। दूसरा ये कि इस तरह से अगर आप जमा ना करें तो ये जमा ना करना नक्स शान है, आपकी हैसियत और आबरू ख़तरे में है। लोग आपको बातें करेंगे, लाउबाली कहेंगे।
दुरुस्त? ये दूसरी शर्त। तीसरी शर्त ये है, तीसरी और चौथी शर्त थोड़ी मिलती जुलती हैं, उसको समझने के लिए थोड़ा आप तवज्जो कीजिएगा। देखें, जिस माशरे में इंसान रह रहा होता है उस माशरे में इंसान की एक हैसियत होती है। जो हमारी क्लासेस बनी हुई है ना, ये मिडिल क्लास, ये लोअर क्लास, ये अपर क्लास, ये लोअर मिडिल, ये अपर मिडिल, ये बिलाखिर ये क्लासेस कुछ बनी हुई हैं। अगरचे इस्लाम इनको मानता नहीं है, लेकिन बहरहाल बात चीज़ें क्योंकि उर्फ़ी होती हैं, लिहाजा ये फिर इसके अंदर थोड़ी बहुत इन चीज़ों की दखालत आ जाती है। दुरुस्त? जिस माशरे में आप रह रही हैं वो माशरा आपका स्टेटस क्या समझता है? मतलब फ़र्ज़ करें मैं जिस माशरे में रह रहा हूँ, माशरती तौर पर मेरे लिए माशरा कितना जहेज़ समझता है कि ये अगर दे तो ये इसकी हैसियत के मुताबिक है। देखिए, आम तौर पर मैं एक मिसाल दिया करता हूँ समझाने के लिए भी, शायद बच्चियाँ हों जिन्होंने वो देखा हो, एक कार्टून आता था टीवी पे, मास्क। देखा किसी ने? आपने सब कुछ देखा होगा। मास्क, उसमें क्या होता था, उसको बाद होगा जब ताज्जुब की सूरत उसकी आंखें बाहर आती थी, फिर वापस हो जाती। तो ये हमारे माशरे का भी ये हाल होता है। जब कोई भी इंसान, आपसे मुराद मेरी पर्टिकुलर आपकी बात नहीं है कि आप कहीं आज कैसी बातें कर रहे हैं सर, जब भी कोई इंसान अपनी औकात से बढ़कर कोई हरकत करता है तो एक मास्क की तरह हमारी आंखें बाहर आती हैं और अंदर जाती हैं, इसने ये कैसे कर दिया। मतलब फ़र्ज़ करें मैं हूँ, एक तो वैसे ही माशरा मौलवी को सबसे नकारा उज़्व बेकार समझता है माशरे का, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। अब ये दुश्मन अनाज का जो न काम का न काज का, फ़र्ज़ करें वो कल से मर्सिडीज़ में घूम रहा हो तो हर किसी के यहाँ आके हड्डी फंसेगी। हैं यार, ये मौलवी साहब के पास इतनी गाड़ी कहाँ से है, पैसा कहाँ से आया मौलवी साहब के पास। ये माशरा आपको बता देता है कि आपका फेल हैसियत के मुताबिक है या आपने कोई ऊंची छलांग मारी है। माशरा ही आपको ये मैसेज कन्वे कर देगा। मेरी बेटी की शादी हो, ठीक है, मैं ऐसा लॉन मसलन बुक कराऊं कि जिसका मतलब किराया ही 15 लाख का हो, पीछे 2-3 लाख का उसके लिए मतलब फ़र्ज़ करें फूलों से बड़े एक स्टेज बनवाऊं, तो सबसे पहला तो लोगों को यही कहेगा कि ये जब कार्ड पे लिखा होगा ना फलाना लॉन, तो वो आंखें बाहर आना शुरू हो जाएंगी। वहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ हैसियत से ऊंची बात हो गई है। दुरुस्त? बस ये माशरा तय कर देता है आपके लिए कि कौन सा ख़र्चा आपका आपकी हैसियत के मुताबिक है और कौन सा ख़र्चा आपने हैसियत से बढ़कर किया है। मतलब फ़र्ज़ करें, अगर मैं नॉर्मल किस्म के भोजानी हॉल में मतलब शादी रखता हूँ, आने वालों को एक 1 डिश पे मैंने रखा दिया और ये वो कहेंगे ठीक है मौलवी इतना तो कर ही सकता है। दुरुस्त? अलबत्ता उसमें भी सोचेंगे किसी ने करवा दिया होगा, लेकिन बहरहाल चले, वो इतना वो होता है कि जो मौलवी के लिए लोग समझते हैं कि यार ये तो चलो इसका भी हक है बेचारे का। ये वो खर्चा है, यानी ये आपकी हैसियत के मुताबिक है। इसी तरह जहेज़ में भी है कि उर्फ आपको बता देता है कि आपकी हैसियत क्या है, कि आप कितना जहेज़ एक बेटी को दे सकते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें माशरा एक मिडिल क्लास आदमी के लिए से 5 लाख का अगर जहेज़ दे तो वो उसकी आंखें बाहर नहीं आएंगी। तो एक तो ये कि जो जहेज़ आप अपनी बेटी के लिए जमा कर रहे हैं या आपकी जो ओवरऑल हैसियत है उसके हिसाब से होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो ज़ायद मिकदार पर खुम्स देना होगा। एक दूसरा है कि ये पूरे 5 लाख का जहेज़ एक ही साल में ना जमा कर लें। आप कहें जी हैसियत की कैद लगाइए तो 5 लाख का एक ही साल में जमा कर लिया, ये भी नहीं जायज़। जायज़ से मुराद ये एग्जेम्प्टेड नहीं होगा, बल्कि जो जहेज़ आप हर साल जमा कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, वो ऐसा होना चाहिए कि जो आपके सालाना अखराजात के साथ भी मैच करे। ये चौथी शर्त है। एक ओवरऑल हैसियत के साथ मैच करे और एक आपके सालाना अखराजात के साथ मैच करे। ये 2 अलग अलग शर्तें हैं। जब इन 4 शर्तों के साथ पैसा नहीं रखना, कोई चीज़ें लेकर आप रखते हैं बेटी के जहेज़ के लिए, तो इन 4 शर्तों के साथ उस जहेज़ की चीज़ों के ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होगा। एक्स्ट्रा के ऊपर खुम्स देना पड़ेगा। हाँ, उसके ऊपर तो खुम्स आएगा, लेकिन अभी वो तो एक मिसाल बनाई थी ना, हम अपनी औकात वाली मिसाल बनाएंगे ना। हम 21 नहीं देंगे, हम मतलब 10 जोड़े दे रहे हैं तो 10 तो दे सकते हैं। हालांकि इन 10 देखें, वो जो बात आई थी वो पहले वो लड़की की जहद से आई थी, वो अभी लड़की की जहद से आई थी।
वो दूसरे फ्रेज़ की बात है। अभी हम पहले पिछले फ्रेज़ में चल रहे हैं कि माँ बाप के ऊपर आया इस जहेज़ पर खुम्स वाजिब होगा या नहीं होगा। ये जो 4 शर्तें आपकी खिदमत में बयान की हैं, इन 4 शर्तों के साथ माँ बाप पर जहेज़ के लिए जमा की हुई चीज़ों पर खुम्स वाजिब नहीं है। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व